Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप लोग? My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So guys, आज के lecture series we are going to cover all the important Government of India acts and this is of course part 1. एक और part में लेके आऊँ जिसमें जो बच जाएंगे Government of India acts उनको cover करेंगे. And before I start the video, शुरू करने से पहले सबसे पहले I want to thank you all because we have won the Big Impact Award फॉर द मोस्ट इम्पैक्टफुल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये जो अवार्ड मिला है दैट इज डेडिकेटेड टू यू. आप सबकी ही बदौलत मिला है, सो थैंक यू सो मच. एंड वी प्रॉमिस कि हम आगे भी जिस तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं उससे डबल मेहनत और डबल जोश के साथ करें. तो इस नोट के ऊपर लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. The first is which two institutions were abolished in the Government of India Act 1858? तो हमको पता है 1858 में इट वाज द एंड ऑफ कंपनी रूल एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल इन इंडिया. तो क्राउन का रूल शुरू हुआ और कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म हुआ. इसी के साथ इस एक्ट को हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं, राइट? और ये यहाँ पे रिफॉर्म्स लेकर आया था. इस एक्ट को इलाहाबाद डिक्लेरेशन भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो दरबार था वो इलाहाबाद में लगा था और लॉर्ड कैनिंग वाज द वन जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने इस एक्ट को जो है आउट लाउड पढ़ा था. ठीक है, सो इस एक्ट के साथ कौन सी दो इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया? इंडियन काउंसिल एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अभी तक बना नहीं है. ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम क्यों खत्म करेंगे? सुप्रीम कोर्ट 1773 में बना था और तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विच इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम ड्यूअल गवर्नमेंट भी कहते हैं या फिर डबल गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं. एक था ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, वो अलग आ गया, और एक था आपका डबल गवर्नमेंट जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जो है इन्होंने प्रोविजंस जो है पुट फॉरवर्ड किए थे और इस एक्ट में इन्होंने इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया था. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड इज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ विच गवर्नमेंट? सबसे पहले तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट कौन से एक्ट से बनी? तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही बनी. ठीक है, और ये किसका मेंबर होता था? तो याद रखिएगा ब्रिटिश कैबिनेट में होते थे आपके 15 मेंबर्स. इन 15 मेंबर्स में जो चेयरपर्सन होता था या जो चेयरमैन होता था वो एक्स ऑफिशियो ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन जाता था. तो इसका आंसर आएगा द ब्रिटिश कैबिनेट. ठीक है, सो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर का में जो चेयरपर्सन था दैट यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ठीक है, एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड स्टैनले. ठीक है, याद रखिए. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्ट ऑफ 1861? सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1861 का एक्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ना फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन तो वो आता है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स तो वो है 1861. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो पावर्स हैं वो आगे डेलीगेट की जा रही हैं. तो डेलीगेट कैसे होंगी? जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो बनना शुरू होगी. सो द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन प्रोविंसेस, this was introduced in 1861 which was the first step towards decentralization. ठीक है, fourth question. Fourth is what new voting system was introduced under the act of 1909 also known as the Morley-Minto reform? ठीक है, मॉर्ले जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, सॉरी हाँ, एंड मिंटो जो हमारा उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया था.
तो इस एक्ट में क्या आया था? इस एक्ट में आया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हु? फॉर मुस्लिम्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। और इसके बाद ये सेपरेट इलेक्टोरेट इनलार्ज होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अप, ऑल राइट, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जैसे कि मैं आपको बता रही थी दैट वी वन द मोस्ट इम्पैक्टफुल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसीलिए क्योंकि ये इम्पैक्ट हम तभी डाल पाए हैं क्योंकि आप हमारे साथ थे। तो फॉर दैट हम लोग टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल थिंग, इसलिए हम लोग हमारे हर एक कोर्स के ऊपर वी आर गिविंग 60% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज। फॉर दैट आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स कुरान पे जाना है, और जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं उसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड आएगा, तो वहां पे आपको अवार्ड लिखना है AWARD एंड यू विल गेट 60% ऑफ ऑन दैट, ठीक है दोस्तों। All right, next up, fifth question. The system of diarchy was introduced under the Government of India Act 1919, applied to which level? Very important. याद रखिएगा, जैसे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स आया, 1919 में डायarchy इंट्रोड्यूस हुई, और कहां पे इंट्रोड्यूस हुई? सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल या फेडरल? तो याद रखिएगा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। सो प्रोविंसेस में डायarchy आती है, और 1935 के एक्ट में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दिया जाता है, और 1935 के एक्ट में सेंटर में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायarchy को लाया जाएगा, ठीक है। और डायarchy क्या थी? सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करेंगे इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एट विच लेवल? सो 1919 में डायarchy एट द प्रोविंशियल लेवल, और सेंट्रल लेवल में बाइकैमरलिज्म आया। सो बाइकैमरलिज्म क्या होता है कि अब सेंट्रल लेवल पे दो हाउसेस होंगे, एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस, ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंसेस में डायarchy कब आया है? 1919 के एक्ट में आया है, जिसको हम प्यार से मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, 7, द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन was meant to promote what? तो पब्लिक जो आपका दिस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है 1935 के एक्ट में आया था, और यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो आज का हमारा यूपीएससी है, ठीक है। तो ये क्यों आया था? ये आया था कि इंडियनाइजेशन हो सके सर्विसेज, मतलब मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। Next up, question number 8. The Government of India Act 1935 was the result of the discussion on which conference? First, second, third की शिमला कॉन्फ्रेंस। तो देखो, जो 1935 का एक्ट है ना, वो बेसिकली अमेलगमेशन बहुत सारी चीजों का था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का भी था, फिर आपका ये वुडी मैन कमीशन रिपोर्ट का भी था, साइमन कमीशन रिपोर्ट का भी था, लेकिन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था, और यही व्हाइट पेपर है जो आपका GOI 1935 की शक्ल ले लेगा। सो द आंसर इज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट अप, 9, द एक्ट ऑफ 1935 provided for the establishment of which financial institution? So 1935 के एक्ट को हम the lengthiest act of India कहते हैं ever passed by the British government, और इसमें 321 सेक्शंस थे, इन 10 शेड्यूल्स में इसको बांटा हुआ था, और इसी के ही चलते आपका 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है। सो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है आपका? Reserve Bank of India, which is on 1st of April 1935. Fine. All right. 10th. All right. So guys,
आप में से जो भी केएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारा सेकंड मॉक टेस्ट जो है वो 16 फरवरी 2025 को शेड्यूल्ड है। फर्स्ट जो था इससे पहले वाला दैट हैज बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है उसमें। तो अगर आप में से कोई भी केएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है और देने वाला है 23 फरवरी को पेपर, तो हमारा जो मॉक टेस्ट है दैट इज ऑन 16 फरवरी। पेपर नंबर 1 जो है या जीएस पेपर 1 जो होगा वो 10 से 12 के बीच में होगा, विच इज द फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। और जो पेपर नंबर 2 है दैट इज फ्रॉम 2 to 4 पीएम, जो आपका सी सैट का क्वालिफाइंग पेपर होता है। और ये सेंटर्स जम्मू एंड श्रीनगर दोनों जगह पे हैं। आप इन नंबर्स कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। 10 व्हिच नेक्स्ट इज फाइनेंशियल हो गया, अब जुडिशियल आ गया। वो पूछते हैं विच जुडिशियल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट। कौन सा एक्ट की बात हो रही है? 1935 के एक्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या प्राइवी काउंसिल। तो याद रखिएगा इस एक्ट से इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। और यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है जो लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हम आज का देखते हैं उसकी शक्ल ले लेगा। जबकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेंशन है ना, ये बेसिकली ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ये बना था 1773 के एक्ट में इसके बारे में बात हुई थी, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था। लेकिन 35 के एक्ट में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्टैब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, विच इज प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो 11th, हाउ डिड द एक्ट, 1935 के एक्ट की ही बात हो रही है। वो पूछते हैं कि इस एक्ट की वजह से बर्मा विच इज प्रेजेंट डे म्यांमार उस पर क्या इंपैक्ट बना। तो याद रखिएगा 1934 के अराउंड ही ना बर्मा और इंडिया को दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। हाउएवर 1937 तक आते आते अच्छे तरीके से अलग हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में स्पेसिफाई कर दिया था कि इंडिया एंड बर्मा आर नाउ सेपरेट। पहले एक होते थे, अब उनको सेपरेट कर दिया था 35 के एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अप, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज बेस्ड ऑन व्हिच प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान, अगस्त ऑफर, माउंट बेटन प्लान या क्रिप्स मिशन। तो याद रखिएगा माउंट बेटन ने अपना एक प्लान जो है वो पुट फॉरवर्ड किया था जून के महीने में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है या उनका प्लान पास होता है तो वो प्लान इंडिया में शक्ल ले लेता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का। सो द आंसर इज द माउंट बेटन प्लान जो 1947 में ही आया था। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कहा गया था कि इंडिया आजाद हो जाएगा ऑन 15th अगस्त 1947। चलो नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन? क्योंकि जब दो डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट एंड अ न्यू नेशन पाकिस्तान टू बी क्रिएटेड, तो उस केस में बाउंड्री डिमार्केट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाउंड्री कमीशन बैठी, और जो हमारा आज का बाउंड्री है विच इज द रैडक्लिफ लाइन, तो इसीलिए सर सिरिल रैडक्लिफ वाज द वन जिन्होंने वो बाउंड्री कमीशन को हेड किया था, इसलिए हम इसको रैडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, चलो 14th, When was the India Independence Act came into effect? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जून के महीने में माउंट बेटन ने अपना प्लान दिया, और वो माउंट बेटन का प्लान जब पास हुआ तो उसने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की शक्ल ले ली। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कब पास हुआ? तो 18 जुलाई 1947 में पास हुआ। और इसी एक्ट के चलते 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। चलो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? माउंट बेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो पहला गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो हमको पता है कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडिया के बने थे माउंट बेटन। और यहीं पे अगर पूछते द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो है सी राजगोपालाचारी, एंड ही इज आल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो 16, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इट इज
मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। 17th, the Montague-Chelmsford proposal was related to what? So Mountford reforms की बात हो रही है 1919। ठीक है। किसके साथ रिलेटेड थे? सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म इन पब्लिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ये एक्ट क्यों आया है? टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। आंसर इज डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। नेक्स्ट 18th, okay, the Government of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred. यही तो है डायरकी। Which of the following was treated as reserved subjects? तो reserved subjects वो थे जो हमारे पास आते थे, सॉरी, जो ब्रिटिशर्स के पास होते थे। ठीक है। तो मुझे बताओ क्या होता था? तो याद रखना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमको ट्रांसफर कर दिया था। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि सी ऑप्शन इज राइट। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बताओ, क्या वो जस्टिस कभी हमको देंगे? नहीं देंगे। क्या वो पुलिस कभी हमको देंगे? नहीं देंगे। एक चीज दे देंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनेंसेस इन्हीं के पास होते थे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे पास था, एजुकेशन हमारे पास था, लेकिन फाइनेंसेस उनके पास थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स थे वो सारे उन्होंने अपने पास रख लिए, और जो पीछे बचा रचा था वो हमको दे दिया था एज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो रिजर्व्ड किसके पास रिजर्व्ड रहे? ब्रिटिशर्स के पास। ट्रांसफर्ड किसको मिल गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या फिर इंडियंस को। ठीक है। चलो 19th, who was appointed as the first Governor General of Bengal under the Regulating Act of 1773? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1773 is the first step towards centralization. ठीक है। So it is the first step towards centralization of powers, right? और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस एक्ट में इन्होंने बंगाल के अधीन बॉम्बे, ठीक है, और मद्रास और बॉम्बे केम अंडर बंगाल, है ना। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? इट वाज वारेन हेस्टिंग्स, और रॉबर्ट क्लाइव थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वारेन हेस्टिंग्स एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? कब बना है ये? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था, और 1774 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है कैलकाटा में। तो पहले चीफ जस्टिस कौन है? कॉर्नवेलिस, एलिजा इम्पे, वारेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स मेटकैल? तो याद रखिएगा, पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे आपके सर एलिजा एम्पी, राइट। तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs, और आज हमने कवर किया है ऑल द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। पार्ट 2 में भी हम कुछ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को कवर करेंगे, और या सो नेक्स्ट क्लास में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आगे की टाइमलाइन को हम लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस टुमारो।